हेलो स्टूडेंट। आप लोगों को मैं 2 दिन से लेक्चर भेज रहा हूँ, आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, कोई रिप्लाई ना करो, आप लोग क्वेश्चन करते रहो बस। यूनिट नंबर सेकंड आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है ना। हायर डिग्री का मतलब कि ऑर्डर फर्स्ट होगा लेकिन डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है डिग्री, लेकिन उसका जो ऑर्डर है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फर्स्ट होगा। ठीक है। तो अब हम जो भी इससे पीछे वाली एक्सरसाइज, पहले यूनिट की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, पेंडिंग हैं, नहीं होते आपको, आप उनको पेंडिंग लिख लो। हम लोग जब सिलेबस हमारा हो जाएगा कवर, क्योंकि लास्ट के 2 यूनिट जो हैं वो आपको और टीचर पढ़ाएंगे, तो पहले 3 यूनिट मैंने पढ़ाने हैं। तो जब ये तीसरा यूनिट मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह वापस मुड़ूंगा फर्स्ट यूनिट पे। जो जो आपके क्वेश्चन बचते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होएं, आप लोग सिर्फ देखो। अब ये जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है इसको ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के बारे में पढ़ना है। इसमें हम देखिए 3-4 किस्म के मेथड पढ़ेंगे। ठीक है ना। 3-4 किस्म के मेथड को सॉल्व, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए मेथड पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमें मेथड अप्लाई करने आने चाहिए कि कौन कौन सा मेथड किसके लिए। तो देखिए इस ये बिल्कुल आसान होते हैं भाई, इनमें करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। देखिए इंट्रोडक्शन जो होती है ना, बुक पे फर्स्ट पेज जो होता है इंट्रोडक्शन, वो कम से कम इंट्रो इसकी पढ़ लिया करो कि इंट्रो में क्या कह रहा है ये। तो देखिए ये मतलब इस फॉर्म की इक्वेशन होगी dy/d(x), मतलब dy/d(x) का स्केल भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी है 2, मोर देन 2, मतलब मोर देन 1 है, हाई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो जिसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है उसको हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा ना। तो डिग्री अगर 1 से बड़ी होगी तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को फाइंड करने के लिए, जैसे पीछे हमने लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मेथड पढ़े थे ना, वेरिएबल मेथड, होमोजीनियस मेथड। ठीक है। इसी तरीके से अब नॉन लीनियर के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन लीनियर में आपको सॉल्वेबल इक्वेशंस होगी फॉर पी के लिए, सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई के लिए भी होगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, तो अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो कौन सा मेथड पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए। तो सबसे पहले इसकी जर्नल इक्वेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 क्या होती है, वो इस फॉर्म की होती है। वो आप लिख लें, बुक में लिखी हुई है, P0 इंटू dy/dx की पावर n प्लस P1 इंटू dy/d(x) की पावर n-1। ठीक है ना। प्लस जो भी आएगी P2 इंटू dy/dx की पावर n-2। ठीक है स्टूडेंट। प्लस 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 Pn-1 अप टू dy/dx प्लस Pn इक्वल टू 0। इस तरीके की ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है जर्नल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो P0, P0, P1, P2 ये क्या हैं, और दी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फंक्शन होंगे। अब ये मैं जर्नल बता रहा हूँ। ठीक है ना। जब हम इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब ये ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये जो dy/d(x) है ना, इसको हम p लिख सकते हैं। ठीक है ना। p ले लेंगे, p लेट कर लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब p पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसी वाली dy/d(x) का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री भी 1, तो उसको हम p लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और ऐसी वाली, और ये तुम्हारे जब p लेट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, P0 और इसके जगह पर p की पावर n, फिर P1 इंटू पी की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है। अब इन ऐसी वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता है, कोई भी आप मेथड लगा सकते हो। अब जब भी कभी मतलब इसको इस फॉर्म में बनाओगे, मतलब कहने का मतलब कि जब उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड लगाओ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाओ, आपकी मर्ज़ी, आप होमोजीनियस मेथड लगाओ, जो मर्ज़ी मेथड लगाओ, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं।
कि जब जो भी तुम्हारी इक्वेशन दी होगी गिवन, उसको सबसे पहले आपने उनको मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में बना लेना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट अप टू प्रोडक्ट ऑफ एन लीनियर, इधर लिखा हुआ है क्या, गिवन लेट कर लो एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1 है। तो आप इसको सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, मतलब ये जो फर्स्ट लिया लेट एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो मतलब एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब P1 P1 F2 प्रोडक्ट लेट करोगे, फिर प्रोडक्ट लेट करने के बाद एक एक को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, वहाँ से आपके पास वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू आएंगी उनको प्रोडक्ट में लिख देना, वो तुम्हारा सोल्यूशन निकल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको जर्नल या बुक से खुद पढ़ लेना आप क्या क्या इंट्रोडक्शन है। अब जो जो मेथड बुक में दिए हुए हैं, ये मैंने बताया कि पहले आप उसको लेट कर लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर उनको प्रोडक्ट्स में मतलब सिंप्लीफाई करोगे, प्रोडक्ट में ले आएंगे, प्रोडक्ट में लाने के बाद आप एक एक को फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं एक क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल वगैरह दिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इधर दी हुई है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते करते नीचे ये जाके डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, आगे ये होमोजीनियस बना रही है, तो होमोजीनियस के लिए आप वाई पुट कर दो, वाई इक्वल टू वी एक्स। तो वो करने के बाद आप सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाओ, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली चलो मैं क्या करता हूँ, एक भाई क्वेश्चन ऑफ दिस, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए, ये भी होमोजीनियस बना दी है। तो होमोजीनियस बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड वाला प्रोसेस बताया था आपको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड लगा लो। अगर ये नहीं आता आप पुट कर लो वाई की वैल्यू वी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, कोई भी मतलब इस तरीके की अब सॉल्वेबल इक्वेशंस फॉर पी के लिए मैंने बोला आप लोग कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी मेथड चूज़ करो, सिर्फ वो डिपेंड करता है आप पर कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से पहचानते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए चलो मैं एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। एग्जांपल आप लोग सॉल्व क्यों या आप लोग खुद कर लेना यार, मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली क्वेश्चन कह रहा है पी स्केयर माइनस 5p प्लस 6। देखिए एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो मैं बताऊँगा प्रोसेस स्टेप बताऊँगा, वो स्टेप आप लोग फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज तुम्हारी 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व पी स्केयर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप लिखोगे सोल्यूशन गिवन पी स्केयर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान है। ये वाली पी वाली सॉल्वेबल फॉर पी बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, जो मैंने सॉल्वेबल फॉर पी के लिए बुक से बताया ना आपको पढ़ने के लिए, तो उसमें जो जो स्टेप है वही स्टेप मैं इधर फॉलो करूँगा, आप लोग समझ आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी स्केयर माइनस 5p को मैं ऐसे नहीं लिख सकता माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। मिडिल टर्म ब्रेक कर दी भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती है ना भाई, फैक्टराइजेशन मेथड 10th में पढ़ा हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, क्योंकि माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 होते हैं और 3 2 और 6 भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करो तो मिडिल वाली टर्म आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट c आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए पी इसके पी इधर भी है इधर भी है, पी माइनस पी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 3, और यहाँ से मैं अगर -2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो रूट आ गए, एक रूट आया p माइनस 2 इंटू दूसरा आ गया p माइनस 3 इक्वल टू 0। दो रूट आ गए ना, क्योंकि p माइनस 3 इधर भी है p माइनस 3 ले लिया कॉमन तो बचा आपके पास p माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। अब मैंने बोला था कि जो गिवन मैंने सॉल्वेबल फॉर p के लिए बताया था आपको पहले से ही मेथड, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना। तो ये लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट फॉर्म में बना लिया उसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में बन गया। अब देखिए या तो ये 0 है या ये 0 है, तो जब ये 0 होगा मैं लिखूँगा वैन p माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 2। इसका मतलब यही होगा ना p इक्वल टू 2। अब दिस इम्प्लाइज मैंने बोला कि p को हम लेट करते हैं किसके बराबर, dy अपॉन d ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस इम्प्लाइज इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे सपोज, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज
ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी वाई इक्वल टू 2dx, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो दिस इम्प्लाइज इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा y इक्वल टू इधर आ जाएगा 2x, ठीक है स्टूडेंट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 2x, ये प्लस का y आगे चला गया, माइनस का y इक्वल टू c लिख लो, ठीक है, कांस्टेंट कोई c रख लो, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए ये चीज़ आ गई। अब ये था जब ये चीज़ ज़ीरो हुई तो तब उसका सोल्यूशन ऐसे आया। अब जब p-3 ज़ीरो होगा, वैन p-3 इक्वल टू ज़ीरो, वैन p-3 इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 3। अब इसी तरीके से p को मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज dy इक्वल टू 3dx, ठीक है स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेशन। तो अब क्या किया मैंने, फिर मैं क्या करूँगा, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर क्या करते, अब ज़रूरी मैंने बोला ना कि सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर p के लिए आप कोई भी मेथड लगाओ, वेरिएबल सेपरेशन अगर लग रहा है तो वेरिएबल सेपरेशन लगाओ, होमोजीनियस लग रहा है तो होमोजीनियस लगाओ, जो जो लगेगा मेथड वो आप लगा सकते हैं, जो जो आपके दिमाग में है। अब इधर वही लग रहा था, मैंने वही किया, ठीक है ना। तो अब देखिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आ जाएगा y इक्वल टू 3x, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल टू c, ठीक है। c1 उसका नाम रख लो, इसका नाम c2 रख लो, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीछे लिखा हुआ है। आप लोग बुक में इंट्रो पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि मोर देन वन कांस्टेंट होंगे तब भी वो इक्वल टू कांस्टेंट ही माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जितने मर्जी आप कांस्टेंट हो, वो एक ही कांस्टेंट को हम डिनोट, एक ही कांस्टेंट से डिनोशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हाँ, एक जब ये ज़ीरो हुआ तो ये सोल्यूशन बनी, और जब ये ज़ीरो हुआ तो ये सोल्यूशन बनी, तो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, मैंने बोला था ना फिर जर्नल सोल्यूशन लिख लेनी है, तो आप लिखोगे देयरफॉर द जर्नल सोल्यूशन इज, देयरफॉर द जर्नल सोल्यूशन इज, तो जर्नल सोल्यूशन क्या आ जाएगी, p के लिए जो p-2 के लिए था वो क्या था, 2x माइनस वाई प्लस कांस्टेंट c रख लो इनटू, क्योंकि जो जर्नल सोल्यूशन बनेगी वो प्रोडक्ट में लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो पहले के लिए जब पहला प्रोडक्ट लिया तो उसके लिए ये आई, दूसरे लिया तो वो आई 3x माइनस वाई प्लस कांस्टेंट c रख लो इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये प्लस का c पीछे आएगा तो माइनस का c, तो माइनस c इक्वल टू c ही, तो इसलिए मैंने प्लस से लिखा। तो दिस इज़ द जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन p की फॉर्म में होगी और उसको हमने किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट भी, चौथा पार्ट भी, पांचवा पार्ट भी एज इट इज़, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको नहीं समझ आती वो एग्जाम्पलों को देख ले भाई, पीछे सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए दी होती है, सॉल्व एग्जाम्पलों को समझें, वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को मेथड को समझे, बस आपको क्वेश्चन को जज करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का होगा तो उसको इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी ये किया, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा वो क्वाड्रेटिक नहीं है, दूसरी फॉर्म का है जिसमें कॉट है, कॉस है, ऐसे कुछ आ रहा है, तो वो एग्जांपल भी पीछे सॉल्व दी हुई है, आप वहाँ से मेथड दे सकते हो, ठीक है ना। और कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो होमोजीनियस टाइप होंगी, आप होमोजीनियस टाइप को भी पहचानते हो तो होमोजीनियस पहचानो और उसको होमोजीनियस मेथड से करो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई करना, 4 भी, 5 भी, इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मैं खुद करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट खुद करेंगे, ठीक है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर ना भी हुए वो मैं आपको खुद करवा दूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अटैक, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ पर अटैक करना, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यही चाहती है कि आप अटैक किस तरीके से कर रहे हो, मतलब किस तरीके से उसको पकड़ रहे हो क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन किस तरफ रुख है इसका, मतलब रुख क्या है इसका, ये होमोजीनियस की तरफ जा रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक बना रहा है, क्या ये वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर लग रहा है, क्या इधर ये हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म का बन रहा है या नॉन एग्जैक्ट का बन रहा है, ठीक है ना। जो जो हमने इससे पहले मेथड पढ़े वो सारे मेथड आप इसमें लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। मतलब सॉल्वेबल फॉर पी, जो ये हम सब यूनिट हमने जो शुरू किया है ना, इसमें आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं,
तो बाकी वाले क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, तो इंशाल्लाह हम लोग कल इसके इसी मेथड के रिलेटेड कल 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे। मतलब 2-3 एक्सरसाइज का मतलब 2-3 एग्जांपल सॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-3 और करवाऊंगा आपको, फिर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू।